नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता भगवान के डाकिए। बच्चों, यह कविता रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। सबसे पहले बच्चों हम उनका परिचय प्राप्त करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर बच्चों, इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने जो भी अपनी रचनाएं लिखी हैं वो बहुत जोश से भरी हुई ओजपूर्ण कविताएं हैं। इनका जन्म बच्चों 23 सितंबर 1908 को हुआ और निधन 24 अप्रैल 1974 को। उपनाम इनका दिनकर है, असली नाम इनका रामधारी सिंह दिनकर है। जन्म हुआ इनका सिमरिया, जिला बेगूसराय, बिहार में, भारत में। कुछ जो प्रमुख कृतियां इनकी है बच्चों जो बहुत प्रसिद्ध हैं उनके नाम हैं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, रश्मि रथी, द्वंद्व गीत, बापू, धूप छाह, मिर्च का मज़ा, सूरज का ब्याह। इसके अलावा बच्चों इन्हें काव्य संग्रह उर्वशी के लिए 1972 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और अन्य जो हिंदी साहित्य के सम्मानित और प्रतिष्ठित सम्मान हैं, पुरस्कार हैं, वो इनको मिले हुए हैं। बच्चों हम शुरू करते हैं अपनी कविता। पढ़ते हैं। पहले पढ़ने से पहले मैं इनका परिचय और बता देती हूँ बेटा। जो कविता का परिचय है, क्या इसमें रामधारी सिंह जी ने कहा है, हम उसके बारे में बात करते हैं। इस कविता में जो भगवान के डाकिए कविता है, इसमें रामधारी सिंह दिनकर ने हमें ये बताया है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। क्यों भगवान के डाकिए हैं? क्योंकि ये किसी प्रकार के सीमा को, देश की सीमा को, किसी धर्म, जाति या संप्रदाय की सीमा को नहीं मानते। ये पूरे विश्व में जहाँ मन करें वहाँ घूमते हैं। कवि हमें भी यही संदेश देना चाह रहे हैं कि हमें इस संसार में मिलजुल कर रहना चाहिए। हम ऐसा काम करें जिसकी प्रसिद्धि चारों तरफ हो, हमारी सुगंध चारों तरफ फैले और हम सबको भाईचारे और विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ा सकें। अब कविता देखते हैं बेटा। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बांझते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। बच्चों पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं इसके। डाकिया संदेश देने वाला, पोस्टमैन जिसे आप कह देते हो। महादेश बहुत बड़ा जो देश है, विशाल देश। बांचना पढ़ना, केवल सिर्फ। आंकना या आंकते हैं, अनुमान लगाना। अंधरती पृथ्वी, सुगंध खुशबू, सौरभ खुशबू। पांखों पंखों, तिरता तैरता है, भाप वाष्प। तो बच्चों अब एक बार फिर से हम कविता को पढ़ते हैं, इसका भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल ये दोनों भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। ये घूमते रहते हैं एक देश से दूसरे शहर में। पक्षी और बादल को कोई नहीं रोकता। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बांझते हैं। कवि कहते हैं कि हमारे समझ में नहीं आता कि ये पक्षी कौन सा संदेश लेकर आए, ये बादल क्या संदेश लेकर आए हैं। इनके संदेश पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बांझते हैं। कैसे? पक्षी पेड़ों पर बैठते हैं, पौधों पर बैठते हैं, और बादल जो है ये पेड़, पौधे और इन सबको पानी देते हैं। तो शायद यही आपस में अपने संदेशों को समझ पाते हैं। हमें क्या समझ में आता है? हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तिरते हुए पक्षियों की पांखों तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। एक देश की हवा दूसरे देश में जाती है, पक्षी
कि पंखों के साथ वो हवा जो खुशबू है वो एक देश से दूसरे देश में जाती है। और एक देश में भाप बना हुआ पानी दूसरे भाप बना हुआ जो बादल है, आपको पता है बेटा बादल भाप से बनते हैं, तो एक देश की जो भाप है वो दूसरे देश में पानी बनकर गिरती है। एक देश में जो बादल बनता है वो दूसरे देश में जाकर पानी बरसा देता है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन सा देश किसका है। प्रकृति तो बच्चों किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। ये सारे जो भेदभाव है ये मनुष्य ने ही बनाए हैं। उसी ने देश की सीमाएं बनाई हैं, उसी ने धर्म जाति या संप्रदाय की सीमाएं बनाई हैं। प्रकृति ने ऐसा कुछ नहीं किया है। कवि कहते हैं कि हमें इन लोगों से सीख लेनी चाहिए, प्रकृति से सीख लेनी चाहिए और अपने मन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारे मन में अगर कोई भावना है तो वो मानवता और प्रेम की भावना ही होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये थी हमारी कविता। अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि इनके लिए किसी देश की कोई सीमा नहीं होती। ये पूरे विश्व में अपने मन से घूमते फिरते हैं। तो ऐसे में ऐसा लगता है जैसे भगवान ने उनके हाथों हमारे लिए कोई संदेश भेजा है। ये भगवान के डाकिए हैं जो हमें भाईचारे की, आपसी सद्भावना की, प्रेम की, इन सब चीज़ों की के संदेश देते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई जो चिट्ठियां हैं बच्चों, उनको प्रकृति ही पढ़ पाती है। प्रकृति की जो चीज़ें हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, पेड़ पौधे हों, पहाड़ हो, ये सब हैं जो पक्षी और बादल की लाई चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं। इंसान तो समझता नहीं है ना, इंसान तो अपने अहम में और उसी में उलझा हुआ है। तो ये संदेश सिर्फ पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ यही जान पाते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा कि किन पंक्तियों का भाव है कि पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। बेटा अंतिम पंक्तियां देखो आप अपनी कविता की, कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। इन पंक्तियों का भाव ये बनता है बच्चों। और प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। इसका बेटा इस जो अंतिम पंक्तियां हैं वो इसका अर्थ हो कि एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं, क्या पढ़ते हैं? उनमें प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश होता है। पक्षी और बादल किसी से भेदभाव नहीं करते। वे ना कोई देश देखते हैं, ना किसी देश की सीमा देखते हैं, ना किसी का धर्म या संप्रदाय देखते हैं। वो सब के साथ एकता का व्यवहार करते, सबको एक जैसा ही संदेश देते हैं। इसीलिए ये बात कही गई है कि प्रकृति जो पक्षी और बादल हैं उनमें पेड़, पानी और पहाड़ प्रेम, सद्भावना और एकता का ही संदेश पढ़ते हैं। पाठ से आगे, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? किस दृष्टि से देख सकते हैं बच्चों? आपसी भाईचारा, सद्भावना बढ़ाने की दृष्टि से देख सकते हैं। पक्षी और बादल की जो आपसी संबंध है, जो चिट्ठियों का वो आदान प्रदान करते हैं, हम उसको इसी रूप में ही देखते हैं कि वो प्रेम और सद्भावना का संदेश हर जगह देते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए
10 पंक्तियां लिखिए। दोनों में क्या समानताएं हैं बच्चों, इंटरनेट में और पक्षी और बादल में, और क्या असमानताएं हैं, हमें इसकी चर्चा इस प्रश्न में करनी है। आप सभी लोग अपने अपने तर्क सोचोगे और वो सोचने के बाद हम चर्चा करेंगे कि दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। चर्चा करते हैं बच्चों, इस पर हम बिंदु बनाकर बात करते हैं हम, ठीक है। पहली बात जो हम कहेंगे, पक्षी, बादल और इंटरनेट ये सभी संदेश वाहक हैं, सब संदेश भेजते हैं। और दूसरा, जैसे पक्षी व बादल के लिए कोई देश की सीमा नहीं होती, उसी प्रकार इंटरनेट का जाल भी पूरे विश्व में फैला हुआ है। हम आज यहाँ बैठे भारत के किसी एक कोने में बैठे विश्व के किसी भी कोने में कोई संदेश तुरंत भेज सकते हैं। लेकिन दोनों में एक अंतर है कि पक्षी और बादल ईश्वर की देन है, इंटरनेट मनुष्य की। इंटरनेट को मनुष्य ने बनाया है, तो ये मनुष्य की देन है। इंटरनेट के जो संदेश होते हैं बच्चों, वो निश्चित जगह पे पहुंचते हैं, जबकि पक्षी और बादल अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां अपना संदेश भेजते हैं। पक्षी और बादल के संदेश प्रकृति के नाम होते हैं, इन्हें पहाड़, पानी, पेड़ इत्यादि ही पढ़ सकते हैं। मनुष्य इनकी भाषा बहुत कम समझ पाते हैं, जबकि इंटरनेट के संदेश मनुष्य के लिए होते हैं। इंटरनेट का संदेश व्यक्ति विशेष के लिए होता है, जबकि प्रकृति बिना किसी भेदभाव सबको संदेश देती है। इंटरनेट तो हम जिसको भेजेंगे उसी के पास जाएगा ना संदेश, लेकिन प्रकृति सबको देती है संदेश, चाहे किसी के लिए हो या ना हो। इंटरनेट का संदेश सूचना प्रधान है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है बच्चों, जबकि पक्षी और बादल के जो संदेश हैं वो भावना प्रधान है, उसमें कहा कुछ नहीं गया, उसमें भावनाएं हैं, प्रेम है, सौहार्द है, सद्भावना है, एकता है, वो इस सब चीज़ों का संदेश देते हैं। इंटरनेट के संदेश उपग्रह के निश्चित ठिकाने पर पहुंचते हैं, उपग्रह द्वारा। आपको पता है इंटरनेट कैसे चलता है? उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट चलता है, जबकि पक्षी और बादल तो खुद जाकर हर जगह अपना संदेश देते हैं। इंटरनेट तीव्र गति से संदेश भेजता है, जबकि पक्षी और बादल धीमी गति से सब जगह संदेश लेकर जाते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, जबकि पक्षी और बादल के संदेश तो शुल्क मुक्त हैं। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। बच्चों, इससे पहले जो हमने पाठ पढ़ा था, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, उसमें भी हमने डाकिये का क्या महत्व हमारे जीवन में है इसके बारे में कुछ चर्चा की थी। तो उसकी सहायता लेते हुए कुछ आप अपने अनुभव से इस विषय में 10 वाक्य लिखोगे। डाकिये का क्या काम है, आप सब जानते हैं बच्चों, कि वो एक जगह से किसी का संदेश लेकर दूसरी जगह पहुंचाता है। हमारी चिट्ठियों को हम तक पहुंचाने का काम वो करता है। उसमें सब तरह की खुशी की, दुख की, सब तरह की चिट्ठियां उसमें होती हैं। हमारी नौकरी की अपॉइंटमेंट है या कुछ और है, ये सारी सूचनाएं डाकिया ही देकर जाता है। और इसके अलावा पहले तो जो दूर दराज के इलाकों में लोग रहते थे, उनके पास पैसे पहुंचाने का जरिया भी मनी ऑर्डर ही हुआ करता था, जो कि डाकिये के माध्यम से ही जाता था। तो बच्चों, ये हमारे प्रश्न थे, इनको आप अच्छे से देख लीजिए और इनको हल कीजिए। कहीं किसी तरह का कोई संशय हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अनुमान और कल्पना का और देख लीजिए आप, कि डाकिया इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब www तथा पक्षी और बादल, इन तीनों संवाद वाहकों के विषय में अपनी कल्पना से एक कीजिए। लेख लिखने के लिए आप चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का सहारा ले सकते हैं। तो बच्चों, ये लेख आपको खुद ही लिखना है। वैसे भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो प्रश्न हमने पढ़ा था पाठ से आगे का जो दूसरा प्रश्न था, कुछ बिंदु आप उसमें से भी ले सकते हो, कुछ आप पिछले पाठ का सहारा ले सकते हो। तो हमारा पूरा पाठ यहीं हो चुका है। धन्यवाद।